हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी क्योंकि अब 6 तारीख को आपका पेपर है, 6 जनवरी को आपका पेपर है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा, हालांकि मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि आपके 4 यूनिट हैं, तो 4 यूनिट फर्स्ट पेपर के जो हैं उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट हैं, मेरे हिसाब से आप लोग सब कुछ पढ़ के जाइए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ जिनको ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। पढ़िए पूरा, लेकिन इनको ज़्यादा पढ़ के जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में है, शेक्सपियर एज अ सोनेटियर विथ स्पेशल रेफरेंस टू सोनेट ट्रू लव। आप लोगों ने शेक्सपियर को पढ़ा होगा, उनकी सोनेट को पढ़ा होगा, ट्रू लव को। सोनेट क्या होती है ये आपको पता होगा, सोनेट आपको पता होगा, ये 14 लाइन की पोयम होती है, छोटी सी पोयम होती है जिसमें डिफरेंट राइमिंग पैटर्न होता है। जैसे शेक्सपियर सोनेट का राइमिंग पैटर्न है ए बी सी डी ई एफ और जी। ये शेक्सपियरियन सोनेट का पैटर्न है। पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न अलग है, ए बी बी ए सी डी ई। ये पेट्रार्कन सोनेट का पैटर्न है। और पेट्रार्कन सोनेट में क्या होता है, पेट्रार्कन सोनेट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑक्टेव और सिस्टेट। ऑक्टेव में क्या होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं और सिस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। 8 लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है और 6 लाइन में उनका आंसर होता है, यानी 8 लाइन में प्रॉब्लम होती है और 6 लाइन में उसका सोल्यूशन होता है। पेट्रार्कन सोनेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो सोनेट आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि इंडिविजुअली सोनेट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मेन सोनेट्स हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, कर्टल सोनेट, इनको पढ़िएगा। पेट्रार्कन सोनेट के पैटर्न को ही जॉन मिल्टन ने फॉलो किया है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, शेक्सपियर एज अ सोनेटियर विद स्पेशल रेफरेंस टू सोनेट ट्रू लव। ट्रू लव जो सोनेट है उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये जो सोनेट ट्रू लव है ये शेक्सपियर ने अपने एक जो दोस्त थे अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन उनको एड्रेस करी है। ठीक है, आपको पता है शेक्सपियर ने जितनी भी सोनेट्स लिखी हैं उनमें से कुछ सोनेट्स उन्होंने अपने दोस्त को एड्रेस करी हैं और कुछ सोनेट्स उन्होंने एक डार्क लेडी को एड्रेस करी। ठीक है, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ एलिजी इन थॉमस ग्रेस पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ठीक है, एलिजी जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, एलिजी एक सैड पोएम होती है जो या तो किसी की डेथ पर लिखी जाती है या जो लिखने वाला है उसका कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर उससे दूर है, उस पर लिखी जाती है। एलिजी 2 तरह की होती है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल जो एलिजी है उसमें जो पोएट है वो अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, किसी की डेथ पर लिखता है। इम्पर्सनल एलिजी में यूनिवर्सल लॉस की बात करी जाती है। यूनिवर्सल लॉस में जैसे ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी थी, तो ये एक यूनिवर्सल लॉस पर लिखी हुई एलिजी है। बहुत सारी एलिजीज हैं, लिसिडास है, रग्बी चैपल है, ये सारी एलिजीज हैं। तो थॉमस ग्रे की जो ये एलिजी है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जानी है। ठीक है, ये एलिजी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, लास्ट पार्ट जो होता है उसमें पोएट को ये रियलाइजेशन हो जाता है कि नहीं, जो ये डेथ है ये सबका अल्टीमेट एंड है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपका है, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एपिक। एपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, एपिक को बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। एपिक लॉन्ग नरेटिव पोएम होते हैं जिसमें किसी भी हीरो की हीरोइक डीड्स को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट आपका है, डिस्कस जॉन डन एज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डन आपके सिलेबस में बहुत इम्पोर्टेंट पोएट हैं। फिजिकल शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मेटा प्लस फिजिकल, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड दिस वर्ड। तो जो मेटाफिजिकल पोएट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा विटी होते थे, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ों का या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों का यूज़ अपनी पोएम्स में करते थे। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट्स के एक पायनियर पोएट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा।
नेक्स्ट है आपका डिफाइन बैलेड एंड इट्स काइंड। बैलेड भी एक लंबी पोयम होती है जो गा कर सुनाई जाती है। इसके काइंड्स को और बैलेड को पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, डिस्कस जॉन मिल्टन्स पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था जॉन मिल्टन की ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको पढ़ कर जाइएगा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोयम भी एक सोनेट है। इसकी राइमिंग स्कीम है ABBA ABBA CDE CDE। ये पोयम तब लिखी गई जब जॉन मिल्टन एट द एज ऑफ 44 ब्लाइंड हो गए थे। तो उन्होंने अपनी जब वो ब्लाइंड हो गए तो उन्होंने ये पोयम लिखी कि अब मैं ईश्वर की सेवा कैसे कर सकता हूँ जब उन्होंने मेरी आंखों की रोशनी ले ली, तब वो मुझसे किसी काम की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मेरे पास एक ही टैलेंट था पोयम लिखने का, अब जब मैं अंधा हो गया तो मैं कैसे लिखूंगा। वो ये सारी कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। तभी लास्ट की जो 6 लाइन्स होती हैं उसमें उनकी इनर सोल रिप्लाई देती है कि ईश्वर को किसी के काम की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर तो राजाओं का भी राजा है, उसको किसी के काम की ज़रूरत नहीं। तो बेस्ट सर्विस उसकी ये है कि अपनी बारी का इंतज़ार करिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, discuss Alexander Pope's poem Lines on Addison from an epistle to Dr. Arbuthnot as an example of classical satire। तो इस क्वेश्चन में पहली चीज़ तो आपको अलेक्जेंडर पोप को डिस्क्राइब करना है, फिर उनकी ये जो पोएम है लाइन्स ऑन एडिसन फ्रॉम एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट, ये एक सटायर है। सटायर क्या होता है? किसी के ऊपर इनडायरेक्टली किया हुआ कमेंट। ठीक है, ये पोएम अलेक्जेंडर पोप ने एडिसन के ऊपर लिखी और एपिस्टल का मतलब होता है लेटर। उन्होंने अपने एक लेटर लिखा अपने दोस्त डॉक्टर अर्बटनॉट को, जिसमें उन्होंने एडिसन की भर भर कर बुराई करी, उनके केटो की भी बुराई करी। तो ये पोयम हो गई आपकी एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बटनॉट। नेक्स्ट है विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट। विलियम ब्लेक जिनकी पोयम आपके सिलेबस में है लंदन, उनको रोमांटिक एरा का प्रिकर्सर माना जाता था, यानी रोमांटिक एरा से पहले जो रोमांटिक एरा की शुरुआत करने वाले माने जाते थे वो विलियम ब्लेक माने जाते थे। तो ये जो पोएम है लंदन, इसमें उन्होंने उस टाइम का जो सिनेरियो था उसको पूरे अच्छे से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा एक बार मैं टेम्स नदी के किनारे टहल रहा था तो मैं जितने भी चेहरे देख रहा था उन सब में दुख था, तकलीफ थी, चाहे वो बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। इवन जो शादी जैसा रिश्ता है वो भी एक अभिशाप बन गया था। उन्होंने कहा उस समय जो चाइल्ड लेबर था, चिमनी स्वीपर्स थे, उन्होंने इस पोएम में उसको भी डिस्क्राइब कराया कि जो चिमनी स्वीपर्स थे उन क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर होते थे वो चिमनी साफ करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को चिमनी में उतार देते थे, उसके बाद उनको उनका पैसा भी नहीं देते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि जो सोल्जर्स हैं वो भी असहाय हो गए हैं, कहीं पर भी कुछ भी शांति नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस ओड एंड इट्स वेरियस फॉर्म। ओड आपके सिलेबस में है, इसके कई सारे प्रकार होते हैं, पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड और लिटरेरी ओड। तो पिंडारिक ओड का नाम पोएट थे पिंडार, उनके नाम पर रखा गया। होरेशियन ओड का नाम होरेस पोएट थे, उनके नाम पर रखा गया। लिटरेरी ओड जो है ना वो कीट्स जैसे पोएट्स ने इस फॉर्म को फॉलो किया है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑन द पोएम सिंस देयर इज नो हेल्प बाय माइकल ड्राइटन। ये जो सिंस देयर नो हेल्प है, ये पोएम माइकल ड्राइटन के द्वारा लिखी गई है। इसमें वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए जो कुछ कर सकता था वो मैंने किया, अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रह गया, हमारे जितने इमोशंस हैं, जितनी फीलिंग्स हैं वो सब मर रहे हैं। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि अगर उनका प्रेम उनके पास वापस आ जाए तो उनकी ये सारी चीज़ें वापस आ सकती। तो ये आपका फर्स्ट पेपर हो गया। फर्स्ट पेपर में कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। पेपर में आपको इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब बात करते हैं आपके सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस प्लॉट एंड इट्स काइंड्स। इस टॉपिक को छोड़कर मत जाइएगा, प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। प्लॉट कई तरह के होते हैं, सिंपल प्लॉट और कॉम्प्लेक्स प्लॉट। प्लॉट के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो एरिस्टोटल ने बताया था अपने पोइटिक्स में, जिसमें उन्होंने बताया था प्लॉट के 3 पार्ट्स होते हैं, बिगनिंग, मिडिल और एंड।
आप जितनी भी स्टोरी पढ़ रहे हैं उन सारी स्टोरीज़ में जो बिगनिंग होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है कि उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये हो गई बिगनिंग। मिडिल पार्ट में जो स्टोरी जिस तरफ जा रही होती है, जैसे अम्ब्रेला स्टोरी आपने पढ़ी है, अम्ब्रेला स्टोरी में हमें पता लग जाता है कि पूरी स्टोरी जो है वो अम्ब्रेला के इर्द गिर्द रिवॉल्व होगी। तो यहाँ पे मिडिल पार्ट आ जाता है। एंडिंग में आपको पता लगता है कि स्टोरी निगेटिव एंडिंग की तरफ जा रही है कि पॉजिटिव एंडिंग की तरफ जा रही है। तो ये हो गया प्लॉट। नेक्स्ट आपका है डिस्कस नरेटिव टेक्निक एंड इट्स काइंड। नरेटिव टेक्निक पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छे से उसको देख कर जाइएगा। नरेटिव का मतलब होता है आपके बात कहने का तरीका। तो कई बार स्टोरी फ्लैशबैक में कही जाती है, कई बार स्टोरी फ्लैश फॉरवर्ड में कही जाती है, कई बार जो स्टोरी है उसमें रेड हेरिंग का यूज़ होता है, जैसे जो कहीं पर लूटपाट हो गई, हत्या हो गई, उन चीज़ों का इस्तेमाल करा जाता है। क्लिफ हैंगर जैसे आजकल आप लोग सीरीज़ नहीं देख रहे, सीरीज़ में स्टोरी कभी ख़त्म ही नहीं होती है, वो होता है। तो ये हो गई आपकी नरेटिव टेक्निक। नेक्स्ट आपका है डिस्कस एंटन चेखव एज अ राइटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू द स्टोरी द लेमेंट। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। द लेमेंट का मेन कैरेक्टर है योना। उसमें उसके बेटे की डेथ हो जाती है, वो सबसे अपनी बातों को शेयर करना चाहता है लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू। अच्छा, एक चीज़ और, आपकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। जैसे ये चंदू आ गया, तो ये चंदू किस स्टोरी का कैरेक्टर है? ये चंदू है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन बाय मुल्कराज आनंद। चंदू एक बार्बर था जो कि बहुत ही बोल्ड स्टेप लेता है, अपनी एक यूनियन बनाता है, जो गांव के लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके खिलाफ उसका एक प्रोटेस्ट होता है। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है डिस्कस अनीता देसाई स्टोरी गेम्स एट ट्विलाइट। अनीता देसाई जो कि साइकोलॉजिकल राइटर हैं, इस स्टोरी में उन्होंने एक छोटे बच्चे की फीलिंग दिखाई है कि कैसे बड़े लोग छोटे लोगों की कभी कभी फीलिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इस स्टोरी में उस चीज़ को डिस्कस किया गया। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ पैको। मैंने अभी आपसे कहा था ना, आपकी जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनके कैरेक्टर्स के नाम बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ये जो पैको है, ये द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बाय अर्नेस्ट हमिंगवे की स्टोरी है, उसका एक कैरेक्टर है। पैको जो है वो बुल फाइटर बनना चाहता था। वो एक होटल में वेटर के रूप में काम करता है, लेकिन उसके पास बुल फाइटिंग की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के एक बार वो एक जिस रेस्टोरेंट में काम करता था वहाँ पर वो फाइटिंग करता है और मारा जाता है अनइंटेंशनली। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है डिस्कस ओ हेनरीज स्टोरी द लास्ट लीफ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो द लास्ट लीफ है, ये ओ हेनरी की कहानी है। इसमें दो दोस्तों की कहानी है, सू और जॉन्सी की। जॉन्सी जो कि निमोनिया के अटैक में आती है और वो अपने जीने की सारी उम्मीद छोड़ देती है और वो अपनी लाइफ को किससे अटैच कर लेती है? उसकी खिड़की के सामने एक लता जा रही होती है, उसकी पत्तियां गिरती जाती है, तो वो ये इमेजिन कर लेती है कि जैसे जैसे इसकी पत्तियां गिरती जाएंगी वैसे वैसे मेरा जीवन भी समाप्त होता जाएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आपकी जितनी भी स्टोरीज हैं उनके कैरेक्टर के नाम, उनके राइटर्स के नाम बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट आपकी स्टोरी है डिस्कस द रोल ऑफ मिस एमिली इन द स्टोरी अ रोज फॉर एमिली। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल मिस्टीरियस स्टोरी है। इसमें मिस एमिली की कहानी है जो कि अपने पिता के एरिस्टोक्रेटिक वातावरण को बर्दाश्त करती हैं और उसके बाद उन्हें एक लड़के से प्यार होता है, होमर बैरन से, लेकिन अपनी ऊंचे कास्ट ऊंचे क्लास के कारण वो उससे शादी नहीं कर पाती, तो वो उसका मर्डर कर देती हैं। लास्ट में ये सारी चीज़ें ओपन होती हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द स्टोरी द फ्लाई एंड इट्स सिग्निफिकेंस। द फ्लाई जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो बनाया था रिसेंटली, ये स्टोरी है वुडी फील्ड और बॉस की। दोनों के ही बेटे वॉर में मारे जाते हैं। बॉस जो है वो अपने बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन जैसे ही वो उसे भूलने की कोशिश करता है, कोई ना कोई आकर उसे याद दिला देता है और उसके बाद उसकी जो जीने की उम्मीद है वो दिन पर दिन ख़त्म होती चली जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडम ओराइल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। द अम्ब्रेला की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मैडम ओराइल। इस कैरेक्टर स्केच को आप पढ़कर जाइएगा। ये
10 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 10 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में। आई होप आपके पेपर में इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर कहीं और कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसमें आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।